Hello friends, today I am going to start one topic, India and South Korea. It is very important topic in examination point of view. So let's start it. सबसे पहले हमें इस इंडिया और साउथ कोरिया का जो रिलेशन है ना, उसको पास्ट के इवेंट से रिलेट करके करंट के सिचुएशन में लाना होगा। कैसे? इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री थी जिसमें ब्रिटिश लोग जो थे वो इंडिया को कॉलोनाइज़ किए हुए थे, और साउथ कोरिया को कॉलोनाइज़ किसी ने किया था? जापान ने किया था, है ना। उसके बाद क्या होता है, बट इन दोनों के जो रिलेशन है ना, 1947 तक उतने मेच्योर नहीं थे, लेकिन आफ्टर 1947 दोनों कंट्री ने स्टार्ट किया अपने कॉपरेशन। बट उस टाइम साउथ कोरिया में एक वॉर चल रहा था, सिविल वॉर, जिसमें से ये होना था कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में फाइट होती थी, है ना। जिसके मैं अभी आगे बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इन दोनों का रिलेशन इमर्ज हुआ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो इंडिया की जो इकोनॉमी पॉलिसी थी वो क्लोज इकोनॉमी थी 1991 तक। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते आप इंडिया के साथ, ना आप इंपोर्ट कर सकते ना एक्सपोर्ट कर सकते। हाँ, जो नेसेसरी आइटम्स है वो इंडिया इंपोर्ट करता था, जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, और यूएस से अपन वो लेते थे, रॉ मटेरियल लेते थे किसी भी चीज़ का, है ना। लेकिन अपन कंप्लीटली फिनिश प्रोडक्ट पे अपन ट्रेड नहीं करते थे, है ना। ऐसे ही अपन साउथ कोरिया के साथ अपना कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन अपन ने आफ्टर सिविल, जब साउथ कोरिया में उनकी जो वॉर कंप्लीट हो जाती, सिविल वॉर, उसके बाद अपन ने साउथ कोरिया से रिलेशन स्टार्ट किया। तो इसका जो था इंडिया का इम्पैक्ट, इंडिया का जो मेन जो पॉइंट इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया और साउथ कोरिया को रिलेशन 1953 के बाद से थोड़ा सा एक मेच्योर लेवल पर आया। मेच्योर इन सेंस कि दोनों में एक कॉपरेशन डेवलप हुआ कि किस तरीके से हमें इकोनॉमी को लेकर वर्क करना है, टेक्नोलॉजी को लेकर वर्क करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया ने साउथ कोरिया के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आफ्टर 1947। तो इंडिया का हमेशा पॉजिटिव रोल रहा है साउथ कोरिया को लेके। तो जो केपी मैनन थे इंडिया के, वो चेयरमैन थे किसके, एक 9 मेंबर की कमेटी बनी थी यूएन कमीशन को लेके। और एक क्यों बनी थी? क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में एक डिस्प्यूट और एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 1947 के अराउंड, है ना। तो केपी मैनन उसके चेयरमैन थे, है ना। कि इसका मेन मोटो था कि कोरिया में इलेक्शन को हेल्ड कराना, इलेक्शन करवाना, है ना। लेकिन क्या होता है, कोरियन वार जो चला था, कोरियन वॉर, वो 1950 से 1953 के बीच चला था। इसमें क्या हुआ था, ये जो वॉर था ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। क्योंकि हमेशा क्या हुआ, जब भी वॉर हुआ है नॉर्थ या साउथ के बीच में, किसी भी कंट्री में, जैसे वियतनाम में भी हुआ था नॉर्थ और साउथ के बीच में, तो इसका मेन रीज़न ये था कि एक चीज़ को कम्युनिस्ट लोग सपोर्ट करते थे और एक पार्ट को कैपिटलिस्ट करते थे। इसमें कम्युनिस्ट का मतलब है कि यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, और किसी भी जो दूसरे रीजन को सपोर्ट करता था वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक करता था, वो था यूएसए, है ना। लेकिन क्या होता है, 1950 से 1953 में जो कोरियन वॉर चल रहा था ना, तो इंडिया ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। इसमें इंडिया ने दोनों ही तरफ के सीज फायर का लिए एक डिक्लेरेशन की स्पॉन्स, मतलब एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी, जिसमें दोनों ही जो साइड्स थी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, उस चीज़ में इनमें सीज फायर का एक डिक्लेरेशन साइन हो जाता है 27 जुलाई 1953 को। इससे अपन को ये पता चलता है कि इंडिया ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, और दोनों ही साइड मान गई थी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको रोकने के लिए, है ना। तो कोरियन वॉर के बारे में मैं एक बेसिक हिस्ट्री दूंगा। क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जो कोरिया था ना, इसको ऑक्यूपाइड किया था जापानीज लोगों ने, है ना, बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 के पहले। और जो कोरियन का जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ना, वो 38 पैरेलल लाइन में डिवाइडेड है ना। इसको ऐसे ही बोलते हैं कि 38 पैरेलल से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवाइडेड है। तो आपको ये पता होगा 1945 में जापानीज के ऊपर यूएसए ने अटैक कर दिया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे। जिससे क्या हुआ, जो जापानीज लोग थे वो एकदम से कोलैप्स हो गए, उनके पास कुछ था ही नहीं अब। तो जो भी जापान लोगों ने कॉलोनी बनाई थी वो एकदम से डीकोलोनाइज हो गई। जब डीकोलोनाइज हो जाते हैं तो वहाँ पे कई तरह के लीडर आते हैं और कई तरह की आइडियोलॉजी इमर्ज होती है एक नेशन में। ऐसे ही इंडिया के साथ भी हुआ था। इंडिया के साथ क्या हुआ था, इंडिया में भी जो भगत सिंह लोग थे, जो एक रेवोल्यूशनरी लोग थे, वो कम्युनिस्ट को फॉलो करते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर स्टेटलेस सोसाइटी रहे, कोई क्लास नहीं रहे, सब समानता का अधिकार पाए। लेकिन हमारे नेहरू जी वो सोशलिस्ट समाजवाद को बढ़ावा देते थे। इंडिया में कुछ सेक्शन ऐसा भी था जो कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देते थे, पूंजीवाद को देते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि एक बैलेंस बना के चले सोसाइटी में, है ना। लेकिन सबकी विचारधारा अलग होती है, आइडियोलॉजी अलग होती है। लेकिन एट दी एंड क्या हो, इंडिया ने सोशलिज्म अपनाया। तो साउथ कोरिया में यही चला था कि डेमोक्रेसी लेके आए कि कम्युनिज्म लेके आए, तो ये हमेशा चला। तो जापानीज जो थे कैपिटलिस्ट कंट्री थी, है ना। तो जब जापानीज कहाँ पे एंड हो जाता है ना, तो
क्या होता है कि जो नॉर्थ कोरिया जो था ना, वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, और जो साउथ कोरिया था वो भी यूएस के इन्फ्लुएंस में आ जाता है ना। तो एक कोरियन पीपल्स आर्मी का गठन होता है यहाँ पर, है ना। कब होता है? नॉर्थ कोरिया में होता है। कहाँ पर? जो कोरियन पीपल्स आर्मी का जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो हुआ था नॉर्थ कोरिया में, ठीक ना। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। फिर आगे क्या होता है इसमें, जो कम्युनिस्ट लोग थे कोरिया के, वो गॉरिल्ला वॉरफेयर खेलते थे। एक होता है गॉरिल्ला, एक होता है प्रॉक्सी वॉर। गॉरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि कोई भी टेरेन रीजन रहता है ना, जिसका फिजिकल जो भी मैप रहता है ना, वो एक मतलब कैसा बोल सकते हो आप कि फ्लैट रीजन नहीं होता है वो। जैसे कोई पहाड़ी वाला इलाका हो गया, हाँ, वो कहीं समुद्र सॉरी वो किसी मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं किसी वैली से घिरा होगा, माउंटेनियस रीजन होगा, प्लेटू वाला रीजन होगा, प्लेन रीजन नहीं होगा। तो क्या करते हैं वहाँ के जो लोग रहते हैं ना, वो छुप छुप के वार करेंगे सामने वाले के ऊपर। इसको गॉरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। वो सामने से ही वार नहीं करते। गॉरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि वो छुप छुप के अटैक करेंगे, जैसे इंडिया में नक्सलिज्म लोग, नक्सलाइट लोग छुप छुप के अटैक करते, सामने से नहीं करते हैं, है ना। ये कर रहे थे कौन लोग? जो कोरियन के कम्युनिस्ट लोग थे, है ना। और फिर क्या हुआ, इन लोग ने क्या किया था, जो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी ना, उसको भी ये लोग सर्व किए थे। कौन? जो कोरियन कम्युनिस्ट के लोग थे, है ना। एक जो भी किया गया था ना, एक सोवियत यूनियन की एडवाइस पे किया गया था। जो कोरियन कम्युनिस्ट जो गॉरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे ना कोरिया में, और ये लोग ने चाइनीज का भी सपोर्ट किया था, चाइनीज लिबरेशन आर्मी का। ये सब यूएसएसआर के कहने पे किया था इन लोगों ने, ठीक ना। आगे क्या होता है, जो 25 जून 1950 को क्या होता है, जो कोरियन पीपल्स आर्मी थी, है ना, उनने साउथ कोरिया में इन्वेट कर दिया। जब साउथ कोरिया इन्वेट कर देते हैं, तो अल्टीमेट एम ये था नॉर्थ कोरिया का, हमें साउथ कोरिया पे कब्जा करना है और साउथ कोरिया पूरा अपनी तरफ टैप कर लेना है, मतलब पूरी अपनी तरफ खींच लेना, जो भी उनका टेरिटरी था, है ना। तो फिर क्या होता है, यूएन जो था उसने बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स किया इस चीज़ को लेके, है ना। इसमें जितने भी मेंबर थे वहाँ पर, उनने इंकरेज किया अपने मेंबर को, यूएन ने, कि आप साउथ कोरिया का सपोर्ट करो। तो जितनी भी कंट्री थी वहाँ पे, बहुत सारी कंट्री ने सबने सपोर्ट किया। यूएस ने सपोर्ट किया साउथ कोरिया में, ग्रेट ब्रिटेन ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, कनाडा ने किया और इंडिया ने किया, है ना। तो 27 जुलाई को क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है 1953 को, है ना। नॉर्थ कोरिया डिवाइड होगा साउथ कोरिया से, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिविल वॉर एक तरीके से बोलते एंड हुआ। तो इससे क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एक ट्रीटी साइन हुई कि अब नॉर्थ कोरिया का अलग संविधान होगा, मतलब संविधान ऐसे नहीं, मतलब नॉर्थ कोरिया के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, साउथ कोरिया के अलग होंगे। तो इससे दो कंट्री का विभाजन हो जाता है, डिवाइडेशन, पार्टीशन हो जाता है, एक तरीके से बोल सकते हो आप। ये सब बेसिक हिस्ट्री थी इसकी, नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया की। ये बहुत बड़ा लेक्चर है, मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से। क्या लॉजिकल रीज़न होगा इंडिया को, क्या इंडिया का सपोर्ट में साउथ कोरिया खड़ा रहेगा, क्या इंडिया को इससे कभी फ़ायदा होगा। तो अब मैं आगे की कहानी स्टार्ट करता हूँ। जो इंडिया का जो रिलेशन था, इंडिया का जो रिलेशन था साउथ कोरिया से, वो हमेशा कब स्टार्ट हुआ, जब जो अपने जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, है ना, वो साउथ कोरिया गए थे एक बार 2006 में, है ना। ये इंडिया और साउथ कोरिया के लिए एक वाइब्रेंट फेज था। इससे इंडिया और साउथ कोरिया का जो रिलेशन है वो एकदम से एलिवेट किया, स्टार्ट हुआ, ठीक ना। इसके बाद क्या हुआ, दोनों ने एक जॉइंट टास्क फोर्स का गठन किया, जॉइंट टास्क फोर्स का गठन किया, है ना। इससे क्या होता है, इन लोग ने एक बायलेटरल एक इकोनॉमिक एक्सचेंज की ट्रीटी साइन की इन दोनों ने, है ना, कि कोई भी चीज़ होगी मतलब वो इस एग्रीमेंट के थ्रू एक्सचेंजेस करेंगे, है ना, अपने इकोनॉमिक ट्रेड को लेके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने साइन की थी, उसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनने एक साइन किया था। इससे क्या हुआ था ये, लेकिन जब ऑपरेशनलाइज कब हुई थी, ये 2010 से स्टार्ट हो गया था। ये जो ट्रीटी 2009 के अराउंड साइन हुआ था, है ना, लेकिन ये 2010 में ऑपरेशनलाइज हो गया था, 2010 से स्टार्टेड हो गया था, ठीक ना। लेकिन रिलेशन फिर इसके बाद एलिवेट किए, कब किए, जब जो प्रेसिडेंट थे साउथ कोरिया के, उनका नाम था पार्क ग्यूइन हाय, है ना। 2014 में इंडिया और साउथ कोरिया का जो रिलेशन था एक बार और एलिवेट किया। इन लोग ने क्या जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि हमें अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना है इंडिया के साथ, है ना। और ऐसे कई इशू रेस किए, है ना, जब उनने इंडिया की विजिट की थी। किसने? जो उनके पार्क ग्यून
हाय थे, है ना, जो उनके प्रेसिडेंट थे साउथ कोरिया के। और उनने बोले एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। उनने मतलब एक तरीके बताया कि इंडिया और साउथ कोरिया कितने मतलब कॉपरेट कर सकते हैं वेरियस फील्ड में। तो उनने एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश करी कि हमें पॉलिटिकली, सिक्योरिटी, डिफेंस, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल, है ना, इन सब को लेके हमें एक डिफेंस में ट्रीटी साइन करनी चाहिए। मतलब इन सब को लेके हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए कि हम अपनी रिलेशन को कैसे एक्सपांड करें और किस वेरियस सब्जेक्ट्स पे हम अपने आप को वर्क कर सकते हैं, जिससे दोनों ही के कॉपरेशन में एकदम से इंक्रीमेंट हो, बढ़े, है ना। इससे क्या होगा, पीपल्स और पीपल्स का कांटेक्ट बढ़ेगा, है ना। और एजुकेशन में दोनों ने बहुत ऐसा रिसर्च किया, रिसर्च नहीं मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया कि पीपल्स और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े दोनों ही कंट्री के बीचों में। रिसेंट डेवलपमेंट क्या था, जो पीएम मोदी की विजिट थी 2015 में, है ना, जो पीएम मोदी थे ना, जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फर्स्ट टाइम 2015 में वो विजिट करते साउथ कोरिया को, है ना। तो उनके वहाँ जाने से एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपग्रेडेड हुआ, जो पहले हो गया था, है ना। इसमें क्या हुआ, पीएम मोदी ने 2+2 टॉक जो होता है ना, वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराया, है ना। उस टाइम पीएम मोदी और पार्क जी हाय जो थे, प्रेसिडेंट थे साउथ कोरिया के, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अपन 2+2 का टॉक करेंगे, किस पे, सेक्रेटरी लेवल पे, जो कि फॉरेन ऑफिस का रहेगा और डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, दोनों कंट्री के मिलेंगे और डिस्कस करेंगे डिफेंस और विदेश नीति पे, है ना, सुरक्षा पे और फॉरेन अफेयर्स में ये डिस्कशन करेंगे। इसके बाद क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे से चला, 2+2 टॉक होने लगा, है ना, और रिलेशन भी इंप्रूवमेंट हुए इंडिया और साउथ कोरिया के। लेकिन नए प्रेसिडेंट आते हैं आफ्टर 2015, उनका नाम था मून जे इन, है ना। ये न्यू प्रेसिडेंट थे, इनने एक न्यू सदर्न पॉलिसी लेके आए। ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, इसका मैं जिस बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये जो न्यू सदर्न पॉलिसी बनाई ना, किसने, साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट बने थे मून जे इन, उनका ये कहना था कि इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिक रिलेशन क्रिएट करना है इंडिया के साथ और मजबूत करना है इंडिया के साथ एज वेल एज साउथ एशियन कंट्री के साथ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि साउथ कोरिया जो था, है ना, उसने अपना फॉरेन पॉलिसी को इनिशिएट किया, डिज़ाइन की अपनी फॉरेन पॉलिसी और ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड किया, है ना, किस किस चीज़ को, न्यू सदर्न पॉलिसी को, है ना। उनका मोटो यही था कि हम इंडिया के साथ स्ट्रेंथ करें अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को और साउथ एशियन कंट्री जो भी है ना। और इसी टाइम क्या होता, फर्स्ट टाइम जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएट की गई थी और एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड में आई कि साउथ कोरिया की एक फॉरेन पॉलिसी का मोटो क्या होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी कंट्री की दुनिया में, चाहे यूएसए हो चाइना, सबकी एक फॉरेन पॉलिसी एक मोटो होता है। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का क्या होता है, रिस्पेक्ट दी नेबर्स, है ना। पंचशील इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा पार्ट है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट है। तो कुछ ऐसी है जो इंडिया की कोर स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है ना, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। और बाकी ऐसे ही साउथ कोरिया ने भी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी निकाली, जिसको वो इनिशिएट किया और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसको प्रिंट किया। सो आगे क्या होता है, अब हम डिफरेंट एक्सपेक्ट पे बात करेंगे इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन पे, है ना। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इंडिया और साउथ कोरिया जो है, उनने बहुत इंटेंस एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट शो करी है ना। इनका जो बायलैटरल ट्रेड है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साउथ कोरिया एक आइलैंड कंट्री है, उनकी पॉपुलेशन कम है, उनकी रिक्वायरमेंट कम है ना, रिसोर्सेज उनके पास कम है और लोग भी बहुत कम है। लेकिन इंडिया के पास क्या, रिसोर्सेज ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, नीड ज़्यादा है ना। और इंडिया को रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट में हो, टेक्नोलॉजी की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, है ना। ऐसा आप मान सकते हैं। इनका जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया के साथ साउथ कोरिया का, 2017 तक का मान लो, 2017-18 का मान लीजिए, वो 20 बिलियन ट्रेड होता है ना, यूएस डॉलर में, है ना। और फर्स्ट टाइम मतलब ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब इनका ट्रेड स्टार्ट हो गया। तो इंडिया का जो शेयर है ना साउथ कोरिया की ग्लोबल इंपोर्ट इंक्रीज जो हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जो साउथ इंडिया का जो शेयर है, जो कोरिया जो है, जो ग्लोबल इंपोर्ट करता है ना, उसका बड़ा है 0.78% से 1.3% 2015 में। मतलब इसमें यह है कि कोरिया जो भी चीज़ इंपोर्ट करता है ना, इंडिया का उसमें 1% बढ़ गया है 0.78 से।
इससे ये पता चल रहा है कि साउथ कोरिया कुछ ज़्यादा इंपोर्ट करने लगा इंडिया से, है ना। और जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ना कोरिया के ग्लोबल ट्रेड में, वो 1.75% है। मतलब 100% में से इंडिया 1.75% करता है। ये बहुत कम है, बट आप मान सकते हो कि इंडिया जो चीज़ प्रोड्यूस करता है ना, वो उतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है कहाँ पे, साउथ कोरिया में। इस वजह से इंडिया 1.75% ही ऐसा कंट्रीब्यूट करता है कोरिया के ग्लोबल ट्रेड में। कोरिया लेकिन जो है साउथ कोरिया, वो मेन एक्सपोर्ट क्या करती है आपको पता होना चाहिए। कोरिया जो है मेन एक्सपोर्ट करता है कौन कौन से आइटम, ऑटोमोबाइल की चीज़ें करता है, ऑटोमोबाइल के पार्ट करता है, टेली कम्युनिकेशन करता है एक्सपोर्ट, इसके इक्विपमेंट करता है, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें करती है, इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट करता है ना। इंडिया और साउथ कोरिया का जो रिलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा डीपन होता गया टाइम के साथ, है ना। इन लोग ने एक इनिशिएट लॉन्च किया, है ना, जिसका नाम था कोरिया प्लस, है ना। ये मोदी ने प्रपोज किया था 2016 में, है ना। इसका नाम था कोरिया प्लस, है ना। तो इसमें क्या था ना कि इसको फैसिलिटेट किया गया कि कोरिया की जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में आए, है ना। कोरियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, इसलिए इसको कोरियन प्लस बोला गया, है ना। एक इनिशिएट किसने किया था, पीएम मोदी ने किया था। और कोरिया की जो रैंक है ना वो 60 है, 16 है एफडीआई में, मतलब 16वें नंबर पे आती है। अगर कोई कोरिया की कंपनी एफडीआई लेके आती है इंडिया में तो वो 16वें नंबर पे आती है ना। और अराउंड 2.26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके आई थी मार्च 2002 से 2020 तक, अप्रैल तक, ऐसा बोलते हैं, है ना। इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया ने लोगों को योगा दिया है, जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्डली एक्सेप्टेड हो चुका है इस चीज़ को। तो अगर हम कल्चरल बात करेंगे, कल्चरल एक्सपेक्ट को लेके, तो इंडिया और जो कोरिया है ना, उनने अपना कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ाया है, इन्हांस किया है। किस चीज़ को, कल्चरल एक्सचेंजेस को, है ना। और वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है इंडियन कल्चरल सेंटर। कहाँ पर किया है इस्टेब्लिश कोरिया ने, सियोल में, जो वहाँ की कैपिटल है, अप्रैल में, ठीक ना। इससे क्या होगा, पीपल टू पीपल का कांटेक्ट बढ़ेगा। जब कल्चरल चीज़ आ जाती है ना, तो लोगों को लगता है कि हम दोनों देश के लोग उनकी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, डीप रूटेड है दोनों लोग, इसलिए ये सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और क्या होता है कल्चरली, ऐसा बोल सकते हैं बुद्धिज़्म भी साउथ कोरिया में कहीं ना कहीं फैला है ना। और इंडिया के लोग भी साउथ कोरिया में जाते तो एक कल्चर शो करते हैं अपना, लिंग्विस्टिक चेंज होती है इंडिया की जब वहाँ पे जाते हैं, है ना, साउथ कोरिया में। तो आगे हम बात करेंगे चीज़ों को, कल्चरल चीज़ अगर रहेगी दोनों देशों के बीच में तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में ज़्यादा होता है ना। तो लोग अपनी व्यू को एक्सचेंज करते हैं, दो देश के लोग मिलते एक जगह, फिर वो फूड चेंज करेंगे एक दूसरे के लोग, अगर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होता है। तो कल्चरल एक्सपेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन को इन्हांस करने के लिए। अब मैं इसका सिग्निफिकेंस पार्ट बताऊंगा। ये मैंने बेसिक्स आपको हिस्ट्री बता दी, क्यों ये ज़रूरी है साउथ कोरिया इंडिया के लिए। इंडिया की एक पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। इसमें क्या हुआ था, पीएम मोदी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनने इस चीज़ को चेंज करके, ये नरसिम्हा राव के टाइम पे आया था, ठीक ना, अराउंड 1992 के अराउंड लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी। पीएम मोदी ने क्या किया, 2014 में इस चीज़ को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। मतलब कि हमें पूरब की तरफ देखना नहीं है, हमें वहाँ एक्ट करना है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमें कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और एडवांस लेवल पे अपना कॉपरेशन बढ़ाना है इनके साथ। ईस्टर्न की जो कंट्री है, इंडोनेशिया होगा, श्रीलंका हो गया, सदर्न कोरिया होगा, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, हमें इनके साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना है। कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वहाँ पे प्रजातंत्र है। उससे क्या होता है, जो उस तरह की कंट्रीज, जापानीज में भी डेमोक्रेसी है, ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेसी है, अगर जहाँ डेमोक्रेसी रहती है ना, तो वहाँ पे इंडिया का जो एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट रहेगा वो आसान हो जाता है, एज कम्पेयर टू जहाँ पे कोई, मतलब जैसे कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे इंडिया और डेमोक्रेसी में बहुत असमानता है, मतलब वहाँ पे समानता बिल्कुल नहीं, दोनों ही अपोजिट है। तो वहाँ हमें अपना इंटरेस्ट शो करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है, और जिसकी विचारधारा एक होती है उसके साथ कॉपरेशन करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे लिए यही है कि हमें अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी करना है, सबके साथ एक म्यूचुअली एग्रीमेंट साइन करना है किसी भी चीज़ को लेके। उसके लिए हमें एक सही फ्रेंड्स बनाने होंगे ईस्ट साइड में जो कंट्रीज उनको,
तो इससे क्या होगा, इंडिया का रिलेशन इंप्रूव होगा। तो साउथ कोरिया एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए अपना एक इम्पैक्ट डालने के लिए ईस्टर्न साइड पे। और इंडिया को देखा जाए तो इंडिया एक ग्लोबल पावर है ना। इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर है। इंडिया की इकोनॉमी भी अराउंड 2.8 ट्रिलियन हो चुकी है, और इंडिया का मोटो है कि 5 ट्रिलियन पे जाएंगे अराउंड 2024 तक। कोविड की वजह से इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल नहीं, आप बोल सकते पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल नेगेटिव में जा चुकी थी। लेकिन इंडिया वी शेप रिकवरी कर रहा है अभी। इससे क्या होगा, इंडिया का जो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, अगर साउथ कोरिया के साथ रिलेशन अच्छा होगा तो इंडिया की जो वी शेप की रिकवरी है ना, वो बहुत तेज़ी से आएगी और अपनी इकोनॉमी के स्टेबल फेस पे आ जाएगी। अगर हम साउथ कोरिया का कॉपरेशन बढ़ाते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, अगर उनकी फैक्ट्री जो है वो अगर इंडिया में आती है, तो अगर एफडीआई और आता है साउथ कोरिया का इंडिया में, है ना। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना कर रहा है जो ईस्टर्न साइड की कंट्री है ना, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। कब्जे मतलब चाइना का असर्टेडनेस बढ़ रहा है पूरी दुनिया पे। तो जो न्यू दिल्ली है और सियोल है, उनका रिलेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि चाइना चाहेगा कि जितनी छोटी छोटी कंट्री है वो हम सपोर्ट करें। ऑलरेडी चाइना का साथ देने के लिए नॉर्थ कोरिया है, लेकिन हम साउथ कोरिया को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हमें साउथ कोरिया के साथ हमेशा खड़े रहना है। यूएस इंडिया के साथ सपोर्ट करता है हमेशा, ऑस्ट्रेलिया करता है, जापान करता है। चाइना के हेजमनी को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ऐसी कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री, जिसके लिए हमें सपोर्ट लेना ज़रूरी है। तो इसके बाद क्या होगा, साउथ कोरिया ने एक मेजर इकोनॉमिक पावर बन के उभर रहा है, टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव से बन रहा है। और उनके जो जो मैंने बताया था कि वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट वो बनाते हैं पेट्रोलियम को लेके, और वो इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ रहती है, छोटी छोटी इक्विपमेंट्स, वो एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशन के लिए। ये मैंने एक हॉलिस्टिक अप्रोच बताया कि किस तरीके से करना है। अभी पीएम मोदी, उनका 3 साल का कार्यकाल बचा है, वो और डीपनिंग स्ट्रेंथ मतलब और डीपनिंग कॉपरेशन करेंगे साउथ कोरिया के साथ, जिससे हमारे रिलेशन और ज़्यादा इंप्रूव होंगे। ये मैंने एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशन इमर्ज हुआ, और कैसे साउथ कोरिया इंडिया के लिए फेवर कर सकता है अगर चाइना हेजमनी बढ़ा रहा है अपने ग्लोबल लेवल पर। तो इससे क्या होगा, जो अमेरिका है वो इंडिया का सपोर्ट करेगा, और चाइना का असर्टेनेस कम करने के लिए साउथ चाइना सी में और ईस्टर्न साइड में ये बहुत ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्री इंडिया का सपोर्ट करे, और इंडो पैसिफिक ओशन पे एक हेजमेनिक पावर बन के उभरे, एक हेजमेनिक ग्रुप बनाए, जिससे हम चाइना का असर्टेनेस को काउंटर कर सकें। तो यही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि चाइना का जो वर्ल्ड को अप्रोच करने का तरीका है ना, वो एक वन साइडेड व्यू जा रहा है। वो सिर्फ एक डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में लोगों को फंसा रहा है दूसरी कंट्री को, और वहाँ से लीज पर ले लेता है अगर वो डेप्ट नहीं चुका पाते तो। इसलिए हमें चाइना के एक्सेप्टेंस से बचने के लिए हमें लोगों को छोटी छोटी कंट्री का इंडिया को साथ लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपना इंटरेस्ट अपना फुलफिल कर पाएंगे वर्ल्ड लेवल पे। यही इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके चलना होगा कि हमें छोटी छोटी कंट्री के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए और कॉपरेशन करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।